एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 यानी कि जिसे हिंदी में हम लोग वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2022 भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अभी तक मैंने एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही मेरे चैनल पर आप लोगों को करंट से जुड़े काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसी तरीके की और भी रिपोर्टेड और इंडेक्सेस देखने को मिल जाते हैं। इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये जो इंडेक्स है वो 146 कंट्रीज़ के ऊपर जारी किया जाता है और इन कंट्रीज़ में आइसलैंड जो है वो दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें आइसलैंड जो है वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस इंडेक्स में आइसलैंड जो है उसकी पोजीशन हमें फर्स्ट देखने को मिलती है। आइसलैंड के बाद अगर हम लोग बात करें तो फिनलैंड आता है, उसके बाद नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और फिर स्वीडन। तो ये जो 5 देश आप लोग देख रहे हैं ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लिंग समानता देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि मैं लिंग समानता की बात कर रही हूँ, लिंग असमानता की नहीं, क्योंकि एक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भी आता है जो कहाँ पर सबसे ज़्यादा असमानता है, यानी कि किन देशों में सबसे ज़्यादा जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि लिंग असमानता देखने को मिलती है, उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन इस वाले जो इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किन देशों में सबसे ज़्यादा लिंग समानता देखने को मिल रही है। तो इसमें ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं इनमें जेंडर इक्वलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान है उसका प्रदर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है, यानी कि अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है वो 146 में 146 ही है। यानी कि अफ़गानिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान में महिलाओं की जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उन्होंने महिलाओं पर कितने ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की रैंक भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। 146 कंट्री में इंडिया की जो रैंक है वो 135 देखने को मिल रही है, जो पिछले साल के कंपेयर में थोड़ी अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2021 में जब ये इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 140 थी। तो इस हिसाब से इंडिया जो है वो इस बार उसने 5 अंक जो है, या फिर अगर हम लोग कहें 5 जो स्थान है वो आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में भी जो लिंग समानता है वो देखने को नहीं मिलती है। हमारी कंट्री में लिंग असमानता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को टॉप 10 कंट्रीज़ डाल दी हैं जो कि इस रिपोर्ट या फिर इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे टॉप कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आइसलैंड जो है उसकी रैंक फर्स्ट है, उसके बाद फिर नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, फिर निकारागुआ है, उसके बाद फिर रवांडा, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, फिर फिलीपींस, आयरलैंड और नामीबिया। तो ये जो 10 कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा लिंग समानता या फिर जेंडर इक्वलिटी वाली कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इनमें यहाँ पर इनके जो स्कोर हैं वो भी दिए गए हैं।
तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में, यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसकी 146 कंट्रीज़ में से 135 रैंक देखने को, जबकि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक इंडिया से अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया जो है उसकी स्थिति अपने पड़ोसियों से भी काफ़ी ख़राब देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश जो है उसकी 71 रैंक आई है, नेपाल की 96, श्रीलंका की 110, मालदीव की 117 और भूटान 126वें स्थान पर है। तो भारत इन सबसे पीछे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग टोटल साउथ एशिया के बारे में बात करें तो उसमें केवल ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 3 कंट्री ही ऐसी हैं जिनकी रैंक जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा ख़राब है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो दक्षिण एशिया है या फिर जो साउथ एशिया है, उसमें ये जो 3 कंट्री हैं उनके बाद जो सबसे ख़राब रैंक है वो इंडिया की ही है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है उसकी स्थिति लिंग असमानता को लेकर अपने पड़ोसी देशों से भी ज़्यादा खराब देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इंडिया के पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो इंडेक्स है उसके कुछ उप सूचकांक भी होते हैं। तो उसमें अगर एक उप सूचकांक के बारे में अगर हम लोग बात करें जिसका नाम है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक, तो इसमें इंडिया का जो स्थान आया है वो 146 है, यानी कि 146 में से 146वें स्थान पर है इंडिया इसमें, यानी कि इसमें इंडिया का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से उप इंडेक्सेस होते हैं, यानी कि उप सूचकांक होते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये जो मैंने एक कॉपी डाल दी है इस रिपोर्ट की, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में उसके अकॉर्डिंग 135 है। लेकिन इसके कुछ सब इंडेक्सेस होते हैं जिन्हें हम लोग उप सूचकांक भी कहते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी होता है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस तरीके की है, उनको कितने अवसर मिल रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी करने के। तो इस स्तर पर जब इसकी रैंकिंग निकाली गई इंडिया की, तो उसका स्थान 146 कंट्री में से 143 आया। इसके अलावा एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि शिक्षा प्राप्ति के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 107 आई है। इसके अलावा हेल्थ एंड सर्वाइवल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 146, यानी कि सबसे ज़्यादा खराब देखने को मिली है। इसके अलावा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि अगर हम लोग राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 48 देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग सब इंडेक्सेस में भी आप लोग इंडिया की जो रैंक है उसके बारे में याद रख सकते हैं। ये 146 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक बताई गई है। तो इन सब इंडेक्सेस को मिलाकर इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग आई है वो 135 देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में, यानी कि ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या फिर रिपोर्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि जिसे हम लोग विश्व आर्थिक मंच भी कहते हैं, उसके द्वारा 146 देशों पर हर वर्ष जारी की जाती है। अगर हम लोग इस बार के बारे में बात करें, यानी कि 2022 में ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा वार्षिक प्रकाशन का 16वां संस्करण देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो ये जो रिपोर्ट है वो 2006 से प्रकाशित की जाती है, इसीलिए 2022 में हमें इसका 16वां संस्करण देखने को मिल रहा है। ये जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले 2006 में प्रकाशित की गई थी। उस टाइम पर ये जो है वो 4 आयामों पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के लिंग अंतर की तुलना करने के लिए ये जो रिपोर्ट है उसको पेश किया गया था। यानी कि उस टाइम जो सब इंडेक्सेस रखे गए थे, यानी कि जिनके आधार पर ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है,
वो ये 4 देखने को मिलते हैं, जिसमें आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रेज़ेंट टाइम में कौन-कौन से आधार होते हैं या फिर कौन-कौन से सब इंडेक्सेस होते हैं, तो जिनमें मैंने अभी आप लोगों को इंडिया की रैंक दिखाई, यानी कि ये वाले जो लिखे हैं, जिनमें मैंने इंडिया की जो रैंक है वो दिखाई, तो यही सारे सब इंडेक्सेस होते हैं। इन्हें आप लोग हिंदी में भी याद रख सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 आधारों पर ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है और इन आधारों के आधार पर ये जो रिपोर्ट है वो 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर को मापता है, यानी कि जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं उन्हें 0 से 100 के बीच में अंक या फिर स्कोर दिया जाता है, जिसकी व्याख्या समानता की ओर तय की गई दूरी या समाप्त लिंग अंतर के प्रतिशत के रूप में की जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें 0 से 100 तक उनको स्कोर दिया जाता है, जो ये बताता है कि उनमें जो लिंग असमानता है वो किस हद तक देखने को मिलती है या फिर किस हद तक उन्हें समाप्त किया जा सकता है, समाप्त करने के उस देश में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इस आधार पर इसको स्कोर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अभी मैंने बताया कि ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो अब हम लोग विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोगों की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो जाएगी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था देखने को मिलती है, यानी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1971 में गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी, यानी कि एक एनजीओ जिसे हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसके रूप में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो हमें स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है और ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। अगर हम लोग इस फोरम के बारे में बात करें तो ये अपने सभी प्रयासों में शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखने हेतु जनहित में वैश्विक उद्यमिता का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, यानी कि ये हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, यानी कि अभी तो मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट ही कराई है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या फिर रिपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं तो उनके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इनसीड और कर्नल यूनिवर्सिटी के साथ मिलाकर प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट जो कि जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में बताया, इसके अलावा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। तो इस तरीके से ये कुछ रिपोर्ट हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इंडिया के बारे में भी बता दिया। इंडिया में जो लिंग असमानता है उसको ख़त्म करने के लिए कई सारे स्टेप भी उठाए गए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर हैं, इसके अलावा और भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि उज्ज्वला योजना। इसी तरीके से और भी कई सारी योजनाएं हैं जैसे कि मनरेगा है, उससे भी जो महिलाएं हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमें पुरुषों के बराबर ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि इंडिया में लिंग असमानता को दूर करने के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।